अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई और एहतसाब में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन को रोकने में भी नाकाम हो गई है, बल्कि इस हुकूमत में करप्शन के ग्राफ में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की लिस्ट जारी की है जिनमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है और पाकिस्तान का इसमें 140वां नंबर है। ये नंबर 2020 में 124वें नंबर पर था। यूँ एक ही साल में पाकिस्तान करप्शन के 16 दर्जे उबूर कर गया है। दूसरी तरफ पीडीएम ने आज सरबराही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हर एक को चोर चोर कहने वालों की मसनूई ईमानदारी का भांडा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फोड़ दिया है। क्या कहा मौलाना साहब ने, ज़रा देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया है। आज पाकिस्तान करप्शन में चंद सालों के अंदर 117 से 140 पे चला गया है। अगर कुछ भी इनमें शर्म और हया होती तो उनको चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए था। अब नाजरीन, अगर माजी में देखें, जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को इमरान खान साहब किस कदर संजीदगी से लेते थे। अब जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इमरान खान साहब जगह जगह मिसालें दिया करते थे, उसी पर आज डॉक्टर शहबाज गिल एतराज़ करते हैं, ट्वीट करते हैं और इस रिपोर्ट को भी नवाज शरीफ के साथ जोड़ते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फिनेंस पर नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी के हवाले से नीचे किया है। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। अब ये जो क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, जिसमें फाइनेंशियल करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। तहरीक इंसाफ मुल्क में करप्शन रोकने में ही नाकाम नहीं रही, बल्कि तहरीक इंसाफ के कई अपने रहनुमा और वुज़रा करप्शन के इल्ज़ामात में नैब के चक्कर भी लगाते नज़र आए। बहुत से स्कैंडल्स भी इनके दौर में आए, रिंग रोड स्कैंडल, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, बल्कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में तो वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम के वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी नैब ने इन्वेस्टिगेट किया। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में करप्शन की कहानियाँ न सिर्फ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, बल्कि पीटीआई के अपने लोग भी जमात पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अकबर एस बाबर से लेकर जस्टिस वजीउद्दीन तक और अहमद जवाद से लेकर नूर आलम खान तक सभी लोगों ने अपने ही वुज़रा और पार्टी पर करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले बज़ाते खुद ये तस्लीम किया था कि वो अपनी हुकूमत के 3 साल इक़्तिदार में करप्शन का खात्मा करने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा अब वो अदलिया से इस्तदा करते हमें नज़र आते हैं कि वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं ये डे टू डे हेयरिंग पर करें, रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये भी देखिए। कहीं सुना दुनिया के अंदर के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बाहर बैठा दिए हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं। दूसरा जो अपोजिशन लीडर है अभी तक ये नहीं जवाब दे सका, एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया, 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे कैसे आ गया। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में ना तो महंगाई कम कर सकी है, ना ही करप्शन का खात्मा, जबकि एहतसाब के बयानिए में भी लगता है ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है। पीटीआई का मंशूर और आवाम से किए गए वादे कुछ भी पूरा नहीं हो सका, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बबांगे दोहल ये वादे करते नज़र आते हैं कि उनकी हुकूमत ये मुद्दत भी पूरी करेगी और आइंदा 5 साल भी इन्हीं की हुकूमत होगी। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका, थैंक यू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शिबली साहब, ये वो इदारा है जो माजी में भी करप्शन के हवाले से रिपोर्ट्स देता था और इन्हीं रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे हुक्मरानों को करप्ट कहा करते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो करप्शन का, इन करप्ट हुक्मरानों का मैं ख़ात्मा करूँगा, लूटी हुई दौलत वापस लेके आऊँगा।
अब उस वक्त की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, आज ये गलत कैसे हो गई? क्योंकि आज शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि ये भी जो आदिल गिलानी साहब हैं, इनको सफ़ीर मुकर्रर किया था नवाज शरीफ ने अपने दौर में सर्बिया का, तो ये उन्हीं का किया धरा है सब कुछ। तो आज की रिपोर्ट गलत, उस वक्त की सही, ये कैसे हो गया? शुक्रिया शाजिया। पहली बात तो ये जो आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, मैं उससे थोड़ा सा माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा, जिसमें कि आपने ये कहा कि हम मुआशी तौर पर भी नाकाम हो गए और अब जो है तो ये एहतिसाब के उसमें भी हम नाकाम हो गए। ये मेरा ख्याल है कि पार्शली दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है माशाल्लाह, उसकी जो वाइटल जो साइंस हैं, जो कि इकोनॉमी की जो बड़े जो असल जो इकोनॉमी की नेशनल इकोनॉमी की सेहत को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, 100% पॉजिटिव हैं। बावजूद इसके कि कोविड जैसी एक वबा का इंटरनेशनली ये एक सामना है। ये आपको पता है, मेरे ख्याल में कि शाजिया आपको भी बताना चाहिए कि अमेरिका में क्या हाल है, बरतानिया में क्या हाल है, पेट्रोल की प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं, पाम ऑयल की कितनी प्राइसेस बढ़ गई हैं, फ्रेट कितने बढ़ गए हैं, और ये जो इंपोर्टेड चीजें होती हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आपका जो बयानिया होगा वो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस्ड होगा। सर मैं ये भी बताऊंगी कि वहाँ पर आवाम को अच्छी तालीम, एक जैसी तालीम मिलती है। फिर मैं ये भी बताऊंगी कि वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त मिलती हैं, वहाँ पर जो सेहत का सिस्टम है वो कितना अच्छा है। फिर मैं ये भी बताऊंगी कि वहाँ पर आवाम के जो टैक्सेस का पैसा है वो उन्हीं पर खर्च किया जाता है। हमें तो हर साल यही सुनने को मिलता है, इतना टैक्स इकट्ठा किया गया कहाँ पे? अगर हम कंपैरिजन करना चाहें बाहर का, तो फिर हमें हर लिहाज से करना पड़ेगा। लगता है शाजिया आप मरीख पे रह रही हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने बयान किया कि बाहर के ममालिक में, तो ये पीटीआई ने यहाँ पे भी ये होता था, पीटीआई की हुकूमत आई सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। टू द कॉन्ट्री, जो सिस्टम सेहत का हमारी हुकूमत ने दिया है सेहत कार्ड के जरिए, जिसमें 10 लाख रुपए हर एक गरीब के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, किस इलाके से है, हमने सेहत का एक पूरा एक जामिया एक प्रोग्राम दिया है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक में है। ये जहां तक दूसरे मसाइल का आपने जिक्र किया कि वहां पे तालीम मुफ्त होती है, वहां पे होता है, वहां पे ज़ाहिर टैक्स किस तरह कलेक्ट होता है। दूसरी बात ये कि उनकी इकोनॉमीज में वो लीडरशिप नहीं मिली है जो बदकिस्मती से इस मुल्कों को मिली है। यहाँ के वजीर आजम नहीं है कि 3-3 दफा के वजीर आजम थे जो कि मुल्क से भाग गए, और उन पे सीरियस एलिगेशन, ये जो आज आप एमनेस्टी की रिपोर्ट की बात कर रही हैं, ये वो रिपोर्ट है जो बेसिकली उस ड्राफ्ट की जो कि अब तनावर हो गया है, जिसमें कि ये परसेप्शन आम है कि एक यहाँ पे इसमें इस मुल्क में जो कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और स्टेट कैप्चर की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ में क्या हुआ है कि जी यहाँ पे किसी अमीरों के लिए और ये जो खास तबके इनके लिए एक कानून है, और जो आम लोग हैं उनके लिए दूसरा कानून है। तो इसकी वजह से ये परसेप्शन ने के बावजूद इसके कि खुल्लम खुल्ला प्रूफ भी मिले हैं, शहबाज शरीफ के आप अकाउंट्स देख लें, उसकी ट्रांजैक्शंस देख लें, वो प्रूव हो गई हैं। वही अगर ट्रांजैक्शन शिबली फराज के अकाउंट में या शाजिया के अकाउंट में होती तो आज आप और मैं दोनों जेल में पड़े होते। लेकिन यहाँ पे चूंकि जेलें तो शहबाज शरीफ ने भी काटी हैं, जेलें शाहिद खाकान ने भी काटी हैं, हमजा ने भी काटी हैं, जरदारी साहब ने भी काटी हैं, जेलें तो ऑपोजिशन के सारे लोग काट के आए हैं। तो इस मुल्क में करप्शन जो है तो आके बाहर से कोई मरीज से खलाई मखलूक आती है जो कि करप्शन करती है। ये बिल्कुल धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की। ये आप कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना नहीं चाह रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शहजाद अकबर जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े सबूतों के पलंदे दिखाया करते थे और ये तासुर दिया करते थे कि अब तो मुल्क का लूटा हुआ सारा पैसा हम वापस ले आएंगे, फिर बाद में पता चलता है कि उन लोगों की जमानतें भी हो जाती हैं, फिर हमें ये कहा जाता है कि ये प्रोसेस है, अब अगला काम अदालत का है। ज़ाहिर अदालत का एक प्रोसेस होता है, तो अदालती इस्लाहात लेकर आना ये भी तो आप लोगों का काम है। रिसोर्सेज आप लोगों के पास है, हुकूमत आप लोगों की है, इक़्तिदार आप लोगों का है, तो ये सब कुछ आप लोगों ने करना था ना, जिसकी वजह से आवाम ने आप लोगों को चुना। पहली बात तो ये है कि जो पलंदे दिखाया करते थे वो फैक्ट्स थे। अब ये बैंक्स की स्टेटमेंट्स कोई पलंदे नहीं होते, ये आप भी हासिल कर सकती हैं, ये हर एक हासिल कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब ऐसे मुल्क में जिसकी लॉ एंड रूल ऑफ लॉ की परसेप्शन नेगेटिव हो, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की सतह नीचे आई है, वो ये है कि जब आप इस मुल्क में जजेस को ब्लैकमेल करें, आप जजेस को खरीदने की कोशिश करें, आप जब वो मलिक कयूम से लेकर और अभी राना शमीम तक के एफिडेविट जो अपने दफ्तरों में बिठा के नोटरीज पब्लिक को उठा के और आप अपनी मनपसंद के
वो तो क्या आज भी ऐसे हो रहा है? क्या आज भी आप लोगों के दौर में जजेस को खरीदा जा रहा है, इंसाफ के निजाम को खरीदा जा रहा है? जी, आज भी आप लोगों के दौर में यही सब कुछ हो रहा है, मैं यही जजेस को तो खरीदा कहता जा हूं रहा कि है? ये पौधा जो है, जो लगाए गए थे उन लोगों ने, जो कि अब कोई लंदन में बैठा है और कोई मॉडल टाउन में या वो उसमें बैठा हुआ है, दूसरी जगहों पे बैठा हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे बेनिफिट किया सिस्टम से। भाई हम जो आए हैं तो हम इस मुल्क को साफ करने आए हैं, और ये माफिया के साथ लड़ना ये नहीं है कि 3.5 साल में हो जाएगा। हम ला रहे हैं रिफॉर्म, आज भी उसमें कैबिनेट में अप्रूव हुई हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम मेजर किस्म की चेंजेस कर रहे हैं। देखिए शाजिया, ये मत भूलें कि ये कौम जो है, इसमें जो लीडरान बने हुए थे, जो कि एक बादशाहत थी, क्योंकि ये जमहूरियत नहीं थी कि जिसमें कि हर लीडर का बेटा, पोता, पोती सारे वो करते आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, ये दो, और MQM, ये वाहिद पार्टीज हैं जिसमें कि कोई खानदानी विरासत नहीं है। और इन्हीं दो पार्टीज ने जिनकी की विरासत है, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क को जड़ों को खोखला किया। और आज नतीजा ये है कि हम बावजूद कोविड में, जिसमें कि सारी दुनिया में तबाही आ गई, हम एक ऐसे उसमें बैठे हुए हैं जिसमें कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं हर इदारे को। आपका क्या ख्याल है कि ये पुलिस का निजाम है, ये जस्टिस का निजाम है, कि बावजूद प्रूफ के आपका पूरा जस्टिस सिस्टम जो है तो वो फेल हो चुका है, जिसमें कि हम लम्हा व लम्हा हम वो कर रहे हैं। और ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कोई बादशाहत नहीं है कि हम सर उड़ा दें या हम कहें कि जी हमने तो अदालत में पेश किए हैं सारे सबूत, लेकिन फैसला हुदैबिया पेपर मिल क्या था, ओपन एंड शट केस था। बिल्कुल तो सही। आप मुझे बताइए, इस सारे मुल्क के जो 72 साल के मसाइल है, जो कि अपना एक सर उठाते रहते रहे, सर तो उठाते भी खान रहते साहब को 90 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो बड़े मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, फिर खान साहब को ये दावे करने नहीं चाहिए थे। देखिए शाजिया, अगर आपने इस 90 दिन को ये समझा कि 90 दिन में कोई इस मुल्क को टर्न अराउंड कर लेगा, तो ये मेरा ख्याल है कि आपने उसको गलत समझा है। प्रॉब्लम, मसला जब खान साहब ने कहा था 90 दिन का, वो था कि हम डायरेक्शन लेंगे, वो डायरेक्शन हमने ले ली। गलतियां भी होती हैं, मुश्किलात आई, इकोनॉमी आप देखें कि किस हालत में छोड़ के गए थे, बैंक जो हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे जीरो पे आ गए थे। कल शहजाद अकबर का मुस्ताफी होना, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट का आ जाना, जाहिर है करप्शन के सारे मामलात को, एहतसाब के सारे मामलात को वो खुद देख रहे थे। तो इन 3.5 सालों में जो कुछ शहजाद अकबर ने किया, कल के उनके इस्तीफे के बाद ये लगा कि वो कामयाब हो नहीं सके, या उन्हें काम करने नहीं दिया गया, या उनमें उतनी अहलियत नहीं थी। जाहिर है कोई तो वजह थी। तो इन 3.5 सालों का वक्त, क्या वो सब कुछ ज़ाया हो गया? जो नया शख्स आएगा सब कुछ नए सिरे से शुरू करेगा, चीज़ों को समझने में वक्त लगेगा। क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब शहजाद अकबर की जो कारकर्दगी थी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मौजूदा एग्जिस्टिंग निज़ाम में जिस तरह के जो हालात है, जिस तरह के, मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह से जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, जिस तरह जजेस पे प्रेशर डाले जाते हैं, ये सारी चीजें, इनमें काम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये नहीं है, जिस तरह के इमरान खान ने कहा है कि वो बिल्कुल इससे ना घबराते हैं, ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी, मुश्किलात हमें आएंगी, कभी हमारे वो जो है मुश्किलात हम पे हावी हो जाएंगी। लेकिन असल चीज क्या है कि एक ऐसी लीडरशिप है इस वक्त हमारे मुल्क में जो कि ना घबराती है और ना जो है, लेकिन तो आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातें कर रहे हैं, वो लग रहा है कोई प्रेशर है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई खौफ है कि वो इक़्तिदार से निकल ना जाए तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। लगता है कि इमरान खान पे आप किसी भी चीज का इल्जाम लगा सकते हैं, ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो करप्ट है। ना वो डर जाता है, ना प्रेशर में आता है। उसकी सारी जिंदगी की ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वो प्रेशर में आता ही नहीं है। 23 मार्च को अपोजिशन इस्लामाबाद आगे आ रही है, बावजूद इसके कि शेख साहब भी मना कर चुके हैं कि दहशतगर्दी का खतरा है। तो क्या आप लोग इससे निपटने के लिए तैयार हैं? जो उनका मार्च है, फैसला उन्होंने 23 मार्च का ही रखा है, उन्होंने बिल्कुल नहीं बदला। तो क्या करेंगे आप लोग? रोकेंगे, वेलकम करेंगे, क्या करेंगे? देखिए हम किसी को ना पहले रोका, जब पीडीएम कटी थी ना, जब सारी पार्टीज इकट्ठी थी, उस वक्त हमने नहीं रोका, इनको करने दिया। तो अब तो ये बिखर के चुके हैं, टूट चुके हैं, नाअहल हैं, करप्ट हैं, नालायक हैं। मुल्क के मफाद को ये सबसे आखिर में देखते हैं, ये जाती मफाद और अपनी लीडरशिप के मफादात को पहले देखते हैं। ये सारे जो आजकल ये जो इनके जो सुबह 9-10 बजे होते हैं, जो सियासी बेरोजगार शायद खाकान अब्बासी जैसे ये आके टीवी में बैठ जाते हैं और कोई ना कोई वो बातें करते रहते हैं। ये मुल्क 23 मार्च को जो है एक अहम दिन है हमारे मुल्क का।
उस दिन जो है ये इस्लामिक और वो OIC के उनकी जो मीटिंग हो रही है 23 को यहाँ पे डिस्प्ले होता है, एक मनाया जाता है, उसमें ये आके अगर आप उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो ये इनकी मर्जी है, बिकॉज वैसे लोग इकट्ठे नहीं कर सकते ये। तो इन्होंने कहा कि 23 मार्च को चूंकि एक मेले का समा होता है, उसमें जाके हम झंडे वंडे उठा दें और अपने वो एक जो है वो पूरी कर दें। अब देखिए उनमें भी एक 27 को कर रहा है, एक 23 को कर रहा है, तो ये कैसी अपोजिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। PDM का जो मार्च है ये 23 मार्च को ही होगा। PDM इस तारीख को बदलने को तैयार नहीं है। आज PDM का सरबराही इजलास भी हुआ जिसमें यही फैसला किया गया कि 23 मार्च को ही इस्लामाबाद की तरफ ये रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। 23 मार्च को जो PDM लॉन्ग मार्च करने जा रही है, हुकूमत ये चाह रही है कि इसको आगे कर लिया जाए। शेख साहब भी कहते हैं कि उस रोज़ दहशत गर्दी का ख़तरा है। वो कहते हैं बीबी को भी मना किया था कि वो जलसा ना करें, ना आए, लेकिन उन्होंने जलसा किया और वो शहीद हुई। उन्होंने कहा ऐसी इत्तलात भी मौजूद हैं। तो क्यों, कितना ज़रूरी है कि 23 मार्च को ही आप लोगों ने मार्च करना है और PDM अपना फ़ैसला बदलने को तैयार ही नहीं? इसलिए कि जो 23 मार्च का दिन है वो तारीखी तौर पर और हकीकी तौर पर यौम जमहूरिया है। वो जमहूरियत का दिन है, जिस दिन बरसगीर के मुसलमानों ने ये फैसला किया कि वो वोट की ताकत से, उसकी हुर्मत से अपनी एक नई मुमलिकत हिंदुस्तान के इलाकों में बनाएंगे। तो 23 मार्च का जो दिन है, जो मंटो पार्क लाहौर में जहां यादगार पाकिस्तान है, वहां तो कोई अस्करी उसका रोल नहीं है, वहां कोई परेड नहीं हुई थी। वहां तो एक सियासी जमात का सालाना जलसा था जिसमें ये तारीखी फैसला किया गया। तो जरूर बड़ी अच्छी बात है, जो परेड करनी है वो जरूर करें, जो उनके दूसरे काम है, लेकिन जो यौम जमहूरिया हमसे छीन लिया गया था अमरीत के दिनों में, दहशत गर्दी का खतरा है, इदारे अलर्ट कर रहे हैं, तो समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सियासत ठीक है, सियासत करें, सियासत अपनी जगह, लेकिन इतने लोगों को अगर आप लोगों ने साथ लेकर चल रहे हैं तो उनकी हिफाजत भी आप लोगों की जिम्मेदारी होगी ना। जी बिल्कुल होगी, लेकिन मेरी इस्तदा होगी कि जो इदारे हमें ये वार्निंग्स दे रहे हैं, पहले तो हमें ये बताएं कि उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान से जो खुफिया मुआहिदा किया है उसके मंदरजात क्या है, या वो क्या वजूहात थी जिनके बिना पे सदर मुमलिकत ने और वजीर खारजा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अज खुद आम माफी की जो है पेशकश कर दी, जिसे फिर उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये हुकूमत जो है जब खुद इस किस्म के मामलात में पूरी तरह शामिल है, तो मेरी सदा होगी कि अगर वाकई संजीदा मामला है, हमारी जदोजहद बिल्कुल पुरअमन है, अभी तक PDM की पुरअमन रहेगी, और हम ये चाहेंगे कि ये इदारे जो हैं वो बजाय इस्लामाबाद ऐसे कौन से मुतालिबात हैं जो वो मनवाने हैं और मनवा के वापस आने आप लोगों ने? जी, हमारा मुतालबा ये है कि जिस वज़ीर आज़म ने कहा था कि जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई की सूरत में अदा करते हैं, तो ये करप्शन और महंगाई बैक वक्त जो इमरान खान साहब कर रहे हैं इसको बंद किया जाए। हमने तो अवाम की आवाज बनना है, क्योंकि अवाम जिस गैज़ो गज़ब का शिकार है उनको एक मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद लेकर आना है और अपने जज्बात का इजहार करना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये अवाम के इज्तिमा होंगे, पीपल्स पार्टी भी करेगी, फरवरी के आखिर में हम भी करेंगे, तो पाकिस्तान जो है वो जमहूरी निजाम तो इन मसाइल का तो पार्लियामेंट में होना चाहिए कि बजाय सड़कों पर जाकर ऐसे मुतालिबात मनवाएं। एक पार्लियामेंट अवामी फोरम है, ये वही इदारा है जहाँ पे लोग जो हैं आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजते हैं कि आप यहाँ पर जाएं और हमारे मसाइल का जो है हल करें। तो सड़कों पर आना ज़रूरी है क्या इन मसाइल के हल के लिए? पार्लियामेंट वो है जी, यहाँ कानून साजी भी हो जाती है, आप लाख रोकने की कोशिश करें, मिनी बजट भी यहाँ पर मंजूर हो जाते हैं, तो यहाँ बैठकर आप हुकूमत का मुकाबला क्यों नहीं करते? जी, पार्लियामान की सूरत हाल यह है कि पिछले 4 महीने से जितने भी कौमी असम्बली के इजलास हुए हैं उसमें हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी की वजह से
अदम दिलचस्पी की वजह से कौमी असम्बली में कोरम नहीं होता, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौमी असम्बली अपना काम करे। तो लिहाजा इन 4 महीनों में 2 दिन जो हैं उन्होंने मिन्नतें करके, तरले करके, टेलीफोन करवा के अपनी जो उनको रिक्वायर्ड नंबर था वो हासिल किया, कवानीन को बुलडोज किया, और उससे अगले दिन जो है वो फिर कोरम टूट गया और कोरम नहीं रहा। आखिरी दिन भी अभी पिछले जुम्मे के रोज भी कोरम नहीं था। तो हुकूमत जो है सिर्फ पार्लियामान को बुलडोजर बनाकर बैठी हुई है। उनका जो अवाम की मसाइल डिस्कस करने का, बड़े संजीदा मसाइल है जिन पर पाकिस्तान पार्लियामान में बहस नहीं हुई, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हुकूमत के ना होने की वजह से, हुकूमत की जो पार्लियामान पर यकीन ना होने की वजह से इस तरह की सूरत। पीपल्स पार्टी तो खुद 27 फरवरी से अपना एहतजाज शुरू कर रही है। पीपल्स पार्टी को आप लोग बुलाएंगे अपने इस मार्च में शामिल होने की दावत देंगे? जी, हम उनको जरूर दावत देंगे, और चूंकि पार्लियामान में पीपल्स पार्टी की हमायत और उनके साथ हमारा मुकम्मल जो ताउन है वो बेहद ज़रूरी है। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून में और PDM और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते मजीद बढ़ेंगे, ताकि हम मुत्तहिद होकर पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी इस गरीब दुश्मन और तरक्की दुश्मन हुकूमत की मज़ामत कर सकें। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, उसकी कामयाबी के हवाले से कितने पुरुमीद हैं आप लोग, और कब फैसला करेंगे कि आपको ये अदम एतमाद की तहरीक लेकर आनी है? जी, हम तो बहुत पूरे एतमाद हैं, और जो इस दफ़ा खराबी आप देखेंगी वो खुद हुकूमती पार्टी के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जिनको अपना सियासी मुस्तकबिल PTI में तारीख नजर आ रहा है और वो दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। उसका एक असूली फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है। जब ये फैसला हो जाएगा तो आप देखेंगी कि अदम एतमाद जो है वो करीब तर आ जाएगा। इसमें अभी बहुत सारी डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मकसद अदम एतमाद नहीं है। हमारा मकसद तो जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात है। उस तरफ हम जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो खराबी इमरान खान ने की है पाकिस्तान की मईशत में, खारजा पॉलिसी में जो तबाही आई है, उसका एक ही हल है कि पाकिस्तान के अवाम से रुजू किया जाए, उनकी इज्तिमाई दानिश को बुलाया जाए। हुकूमत अपनी टर्म पूरी ना करे, मुद्दत पूरी ना करे, कबल अज वक्त इंतखाबात हों, तो आपको पता है कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ये वार्न कर चुके हैं कि अगर उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया तो सड़कों पर वो आप लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होंगे। तो क्यों खतरा मोल लेना चाहते हैं आप लोग? जी नहीं, वो उनका खतरनाक होना तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान साहब ने जिस तरह पाकिस्तान के अवाम को भूखा किया है, पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगार किया है, उनके बच्चों को मायूस किया है, उनके वालिदैन को बगैर दवाई के मजबूर किया है, वो तो इंतहाई खतरनाक आदमी है। और इसी खतरे से तो हम निजात चाहते हैं कि जो हाइब्रिड निजाम 2018 में पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर कायम किया गया था, वो हाइब्रिड निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। चाहे पाकिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो आज आई है, ये मुद्दा भी आप लोगों पर डाला जा रहा है कि जो आदिल गिलानी साहब हैं ये वही है जिनको नवाज शरीफ ने अपने दौर में सफीर मुकर्रर किया था सर्बिया का, तो यूनी के कहने पर आप लोगों की मिली भगत से ये रिपोर्ट तैयार हुई है। तो ये भी आप लोगों के गले पड़ रही है ये रिपोर्ट? जी देखिए, इनके पास हर चीज की एक बड़ी लग़्व और बिल्कुल ही गलत तौजीह मौजूद है। ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिस पर हर साल जब रिपोर्ट आती थी जनवरी में, तो मोहतरम इमरान खान साहब पूरी कौम को भाषण दिया करते थे। और यही भाषण इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज में रिपीट किया, मैं फिर कह देता हूं, जब करप्शन होती है, अवाम करप्शन की कीमत महंगाई की सूरत में अदा करते हैं। चूंकि इतनी ज्यादा महंगाई हुई है, मुस्लिम लीग नून के दौर में 4% महंगाई थी, आज 22% महंगाई है। तो जितनी महंगाई है उतनी करप्शन है, ये इमरान खान का फार्मूला है। और अब उनको खुद ये फार्मूला अपने ऊपर आयद करना पड़ेगा कि जब इतनी ज्यादा करप्शन हो रही है तो उतनी ही महंगाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। अहमद साहब, आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है
इस रिपोर्ट के बारे में ही कहा जा रहा है कि देखना होगा, हुकूमत कह रही कि रिपोर्ट तैयार कैसे हुई है। हम जानते हैं कि पिछले साल भी जब रिपोर्ट आई थी तो ये हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया था कि इसमें पुराना डाटा इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस वक्त फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जवाब भी आया था कि 2020 की रिपोर्ट की तैयारी में जो डाटा इस्तेमाल किया गया वो उस वक्त का था तहरीक इंसाफ पर जब बरसरे इक़्तिदार थी। तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो इस पर सवालात उठाए जाते हैं, तो आप ये अगर हमें बताएं कि दर्जा बंदी इसमें कैसे होती है, किन किन एरियाज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, कैसे इसको रैंक किया जाता है, कैसे इसका क्या तरीक़ाकार होता है ऐसी रिपोर्ट्स को तैयार करने का? देखिए, अब इसको आसान अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो ऐसा है। और पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जो कहा है ना कि इसकी तहकीक करनी चाहिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल करनी चाहिए। किसने उनको रोका था कि वो पिछले साल जब ये सवालात उठे थे तो उस वक्त से लेके अब तक 1 साल था, इस दौरान उनको तहकीक कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। और उसके मुताबिक फिर कोई इस रिपोर्ट के आने से पहले अपने फाइंडिंग्स को भी जारी कर देना चाहिए था। ये जो इनकी मैथडोलॉजी जो इन्होंने वेबसाइट पे खुद जारी की होती है, कुछ 13 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे ये डेटा उठाते हैं। वर्ल्ड बैंक के भी कुछ इदारे शामिल हैं और इसमें कुछ जैसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूनिट, फ्रीडम हाउस है, ग्लोबल इंसाइट है, कंट्री रिस्क एक्टिव ओपिनियन सर्वे है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी है। तो इसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट भी है, एक वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी जिसे वीडम भी कहते हैं वो भी है। तो इन तमाम इदारों, इनमें से तकरीबन कोई 8 ऐसे हैं इन 13 में से जो पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं। और उन 8 का जो डेटा है उसको फिर ये प्रोसेस करते हैं और उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं जिसमें 100 के अगेंस्ट ये स्कोर तय हो सके कि हर इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो असेसमेंट की है उसको अगर स्कोर में कन्वर्ट किया जाए तो 100 में से कितना स्कोर मिलेगा। और उन सबको एक एग्रीगेट करके एक स्कोर निकालते हैं। हुकूमत कह रही है कि ये माली करप्शन नहीं है, आपने भी ये रिपोर्ट देखी होगी, वो कह रहे माली करप्शन का जिक्र नहीं हो रहा, ये सियासी करप्शन की बात हो रही है। तो ये सियासी करप्शन क्या होती है? सियासी करप्शन भी तो माली करप्शन ही को जन्म देती है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि इसमें माली करप्शन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कमी हुई है तकरीबन 46% हमारे स्कोर में, वो तकरीबन 8 उसके पैरामीटर्स हैं। और उन 8 पैरामीटर्स में से सिवाय 1 या 2 के बाकी तमाम फाइनेंशियल करप्शन से मुतल्लिक है, मिस अप्रोप्रिएशन से मुतल्लिक है। उसके सवालात को अगर आप पढ़ लें तो वो सारे ये हैं कि क्या वज़रा के पास ऐसे सीक्रेट फंड्स हैं, क्या ने मिस अप्रोप्रिएशन की है, क्या ब्यूरोक्रेसी ने कोई मिस अप्रोप्रिएशन की है, मतलब कि क्या मुल्क में ठेके और फवायद हासिल करने के लिए रिश्वत चलती है, क्या हुकूमत में सरकारी फंड्स के इस्तेमाल के लिए एहतसाब और जो तरीक़ाकार है उसको दुरुस्त इस्तेमाल किया जाता है, क्या कोई ऐसे खास फंड्स भी होते हैं जिन पर पूछगिछ नहीं होती है, मतलब कि ऐसे सवालात उठाए गए जिनका ताल्लुक ही माली करप्शन से है। एग्जैक्टली तो मैं नहीं समझ सकता कि कैसे ये बात कही जा रही है। ये दुरुस्त है कि इसके अंदर बहुत से और फैक्टर्स भी हैं, रूल ऑफ लॉ भी है, राइट ऑफ एसोसिएशन भी है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन भी है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। इन तमाम चीज़ों को भी वो देखते हैं, रूल ऑफ लॉ को भी देखते हैं। अहमद साहब, अगर मैं ये आपसे पूछ पाऊँ कि दर्जाबंदी और स्कोर में क्या फ़र्क होता है तो क्या इसका जवाब है? देखें, जो स्कोर है वो ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ है। आप इनको 100 में से स्कोर देते हैं हर मुल्क को, और फिर जब ये स्कोर आ जाते हैं तो फिर जो सबसे ज़्यादा स्कोर जिसका होता है वो नंबर 1 होता है, जिसका मतलब ये है कि वो सबसे कम करप्ट होगा, और जिसके सबसे कम स्कोर होते हैं उसका मतलब ये है कि वो सबसे ज़्यादा करप्ट होगा। तो इस तरह रैंकिंग हो जाती है। तो मतलब आपके नज़दीक ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा है, इंडिकेशन है इस हुकूमत के लिए, आई ओपनर है इस हुकूमत के लिए कि अपनी आंखें खोले, आपके दौरे हुकूमत में भी करप्शन हो रही है। ये रिपोर्ट जब ऑपोजिशन में आप थे, जब ये नवाज शरीफ जरदारी साहब के दौर में रिपोर्ट्स आया करती थी, तब इन रिपोर्ट्स को आप कैसे ऑथेंटिक मानते थे, और आज आपके नज़दीक ये रिपोर्ट जो है ना वो ऑथेंटिक नहीं है? देखना पड़ेगा कैसे तैयार हुई।
और इसमें देखिए सबसे अहम बात यह है कि ये किसी एक साल की रैंकिंग या स्कोरिंग का मामला नहीं है। अगर आप इस गवर्नमेंट के दौरान के जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको देखें तो एक ट्रेंड है मुसलसल करप्शन में इजाफे का। 2018 में जो स्कोर था वो 2019 में कम हुआ, 2020 में मजीद कम हुआ और 2021 में बहुत ज़्यादा कम हुआ। सही। यानी तो एक स्कोर कम हो रहा था और अब 3 का स्कोर कम हुआ है 2021 में। और यही हाल रैंकिंग का है। इस दफ़ा तो पूरे 16 स्टेप्स हम नीचे गिरे हैं। बिल्कुल सही। तो ये सारी एक ट्रेंड को बताते हैं ना। चले एक में कोई गलती हो गई, एक साल में आपने उसको एड्रेस भी कर लिया, लेकिन अगर कोई ट्रेंड है तो फिर आपको मजीद सीरियसली सोचना पड़ता है। ट्रू। फिर इसके ऊपर यानी आयरनी ये है सही कि पिछली हुकूमत जिसको ये बहुत करप्ट कहते थे, उनका एक मुसलसल ट्रेंड था कि उनके दौर में करप्शन मुसलसल कम हो रही थी, यानी स्कोर बढ़ रहा था। ये स्कोर 2010 से 2018 तक मुस्तकिल बढ़ता रहा। सही। और 2018 से मुस्तकिल ये नीचे जा रहा है। तो ये बहुत तशवीश की बात है। बिल्कुल सही। कंसिस्टेंसी से ये चीजें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरबराह पिलडाट अहमद बिलावूब साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI अहमद जवाब साहब ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब। नाज़रीन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में आई है जब तहरीक इंसाफ के अपने साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद जो है पार्टी में करप्शन साबित करने में लगे हुए हैं। उन्हें पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया तो उल्टा उन्होंने भी एक शो कॉज नोटिस के ज़रिए इमरान खान से 30 सवालात पूछ लिए हैं। अहमद जवाद ने अपने नोट्स में लिखा है कि आपने 3.5 साल में किसी भी महकमे में इस्लाहात नहीं की, महंगाई आप कम कर नहीं सके, करप्शन का खात्मा आप कर नहीं सके, एहतसाब का वादा भी आपने पूरा नहीं किया, करोड़ों नौकरियां और लाखों घर भी आवाम को नहीं मिल सके, यहाँ तक कि आप IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी करने का कहते थे, मगर आप भी दूसरे हुक्मरानों की तरह IMF के पास चले गए। आप रियासत मदीना के हुक्मरान होने का सबूत दें, मेरे खिलाफ धमकियां बंद करें और मेरे सवालों का जवाब दें। अगर मुझे नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार आप होंगे। इसी पर अहमद जवाद साहब से पूछ लेते हैं कि कौन उन्हें धमकियां दे रहा है, क्या धमकियां उनको मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये धमकियां कौन दे रहा है आपको, क्या धमकियां मिल रही हैं आपको? जी देखें, धमकियां तो मुझे ये भी आ रही हैं कि आप तुर्की में भी केयरफुल रहें। कुछ लोगों से कहा गया है, धमकियां मुझे ये भी आई हैं कि आप के खिलाफ जो है तहकीकात की जा रही हैं कि आपके जो असासे हैं या आपके जो मालो दौलत है। तो मैंने तो जिन साहब ने मुझे ये कहा तो मैंने उन्हें कहा जी कि बड़े पार्टी के किसी शख्स की तरफ से आ रही हैं, नहीं मैसेजेस के थ्रू आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? ये तो मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वही मुझे अलर्ट कर रहे हैं, वही मुझे अलार्म कर रहे हैं और उन्हीं में से एक ये धमकी उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ जो है वो ये भी करने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने तो पार्टी के अंदर ही आपका कोई दोस्त आपको ये बता रहा है? जी पार्टी के अंदर भी हैं, पार्टी से बाहर भी हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं कोई मुतनाज़े आदमी तो हूँ नहीं। तो लेकिन जाहिर है कि PTI की नज़र में मैं एक मुतनाज़े आदमी हूँ। पार्टी के अंदर जो आपके दोस्त हैं वो आपकी बातों से मुत्तफिक हैं? बहुत सारे, पूरी दुनिया से, पाकिस्तान के तमाम ओवरसीज़ चैप्टर से, PTI के जो ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं, पाकिस्तान के तमाम सूबों से, शहरों से, वर्कर्स, वोटर्स, वो मेरे इस बयानिए के साथ मुत्तफिक हैं और मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि हमने क्या करना है और हम आपके साथ खड़े हैं। तो अच्छा, पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ये करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं? जी बहुत सारे लोग, लेकिन देखें हर एक की मजबूरियां होती हैं। किसी के साइड पे उम्र नहीं होती, वो कहते हैं जी हमारी तो एक उम्र गुजर गई, अब हम क्या करें। कुछ लोगों के मसाइल उनकी नौकरियों के भी होते हैं तो वो भी बेचारे मजबूर होते हैं। कुछ लोगों को अपने मुआश के हवाले से चैलेंजेस होते हैं तो वो भी मजबूर होते हैं। तो हर कोई ये नहीं कर सकता
लेकिन एक बड़ा ओवरवेलमिंग और अनप्रेसिडेंट रिस्पांस जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था, वो मुझे सारे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से मिला है। लेकिन इस दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में हमने एक चीज़ देखी है, कोई स्कैंडल आता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तहकीकात करवाने का कहते हैं, खुद कमेटीज़ बनवाते हैं, फिर रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर लेकर आते हैं, रिपोर्ट्स को भी पब्लिक करते हैं। ये ट्रेंड इससे पहले तो हमने नहीं देखा। तो जिन इल्ज़ामात की आप बात कर रहे हैं, जिन स्कैंडल्स की आप बात कर रहे हैं, उनके सबूत आपके पास भी हैं और मुनासिब वक्त आने पर वो भी आप सबके सामने ला सकते हैं? शादिया, इसमें पहले इमरान खान का एक्शन लेना किसी भी स्कैंडल के ऊपर, उस पर बात कर लेते हैं। आप शुरू हो जाएं साहिवाल में जो सानेहा हुआ, मरी में जो सानेहा हुआ, जितने गंदम, चीनी, तेल, गैस, जितने स्कैंडल हुए, उनकी रिपोर्ट के ऊपर आप बताएं कि क्या कौन गिरफ्त में आया, किसको आपने आइडेंटिफाई किया, क्या आपने मुस्तकबिल के लिए कुछ किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो आए थे एक एहतसाब का नारा लेके, तो 3.5 साल के बाद हमारा एहतसाब का नारा तो शहजाद अकबर के इस्तीफे के साथ ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत तो फेल हो गई, और ये शहजाद अकबर की फेलवर नहीं है, ये इमरान खान की और इस हुकूमत की फेलवर है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है। शहजाद अकबर ना अहल थे या कुछ उनसे ऐसा काम लेने की कोशिश की जा रही थी जो वो कर नहीं पा रहे थे और वो करना नहीं चाहते थे? हो सकता है, बिल्कुल। कई ऐसे लोग हैं, आपको पता है DGFIA इससे पहले ये बशीर मेमन साहब इस तरह का बयान दे चुके हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खान साहब की कही हुई हिदायत पे अमल पैरा नहीं हो सके, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये तो एक इस हुकूमत के दौरान हमने देखा है। लेकिन ये है कि अब अंदर की बात का मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे उनको निकाला गया है, चाहे उन्होंने इस्तीफा दिया है, दोनों सूरतों में एहतसाब का 3.5 साल का ओपनिंग बैट्समैन जो है वो 3.5 साल के बाद आउट होता है। तो आप खुद समझ लें कि ये एहतसाब जो है, जो 3.5 साल से जो ड्रामा चल रहा था, उसका एंड रिजल्ट अब अवाम के सामने आ गए। तो प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी लोग हैं, काबीना के लोग हैं, आपके नज़दीक ये भी करप्शन में मुलविस है, करप्शन हो रही है और प्राइम मिनिस्टर को इल्म ही नहीं है? देखें, एक हमारे दोस्त ही हैं, सीनियर लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर को जाके उन्होंने कहा कि ये लोग, कुछ लोग हैं जो कि बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि सर, अगर आपको पता है और आप एक्शन नहीं ले रहे तो जुर्म है, लेकिन अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही नहीं है तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है। तो ये कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को ना पता हो? लेकिन ये है कि जाहिर है कि वो अपने दोस्तों के लिए खास तौर पे वो नरम गोशा रखते हैं। उसको मुझे पता है ऐसी बहुत सारी चीज़ों का कि जिसमें उन्होंने आंखें भी बंद की हैं, उनको प्रोटेक्शन भी दी है। लेकिन जैसे कि आपने ये सवाल भी किया कि ये मैं सबूत या ये चीज़ें, मैं इसके बारे में मैंने फैसला जो किया है और जो मैं चीज़ें जमा कर रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि उसको सहाफ़त के मेयार से गुजारा जाए, एक जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन हो। इसमें आपके मीडिया के अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनसे भी मैं मदद ले रहा हूँ। कोई भी और मेरे से कोऑर्डिनेट करना चाह रहे, मैं उनके साथ भी कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। लेकिन मकसद ये है कि कोई इल्जामात की सियासत नहीं, बल्कि ठोस कोई बात सबूतों के साथ बात करने के लिए आप तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।